हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 147 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 148 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। आपका प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई एक बड़ा युद्ध नहीं, एक बड़ा विश्वासघात था, टिप्पणी कीजिए। आप में से कई सारे लोग जब ये टिप्पणी जैसे वर्ड देखते हो तो आप इसके लिए हमारी आंसर राइटिंग टिप्स की सीरीज़ को देख सकते हो। वहाँ पे हमने अपने 3 पार्ट्स में टिप्पणी का मतलब क्या होता है, समालोचना का मतलब, विवेचना का मतलब, इन सबको काफ़ी डिटेल में बताया है। साथ ही आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए उसके भी कई सारे बेसिक टूल्स और टिप्स दिए हैं। तो आपका उत्तर है, 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में कंपनी के गवर्नर एवं नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। इसमें नवाब की हार हुई। इस युद्ध में क्लाइव ने षड्यंत्रों के माध्यम से नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को अपने पक्ष में मिला लिया था। इसी वजह से नवाब की 50,000 की सेना क्लाइव की 35,000 की सेना के सामने हार गई, 3500 की सेना के सामने हार गई। अर्थात पूरी तरह से कूटनीतिक षड्यंत्रों ने जीते हुए नवाब को पराजित कर दिया। प्लासी के युद्ध में योग्यता का प्रदर्शन न होकर षड्यंत्रों की चाल द्वारा लड़ाई हुई थी, जिससे ये चंद घंटों में समाप्त हो गई और विश्वासघात द्वारा नवाब को हराया गया था। इसलिए युद्ध एक बड़ा युद्ध न होकर कुछ घंटों का षड्यंत्र था। इसलिए युद्ध बड़ा न होकर बड़ा विश्वासघात था। ये रिपीट क्यों कर रहे हो लाइन? क्योंकि नवाब ने मानिक चंद पर भरोसा करके उसे कलकत्ता सौंपा, जिसे मानिक चंद ने रिश्वत लेकर कंपनी को लौटा दिया। इसी क्रम में अलीनगर की संधि ने अपमानजनक मजबूरी ने नवाब को करनी पड़ी। इससे बड़ा धोखा नवाब के सबसे विश्वस्त मुख्य सेनापति मीर जाफ़र द्वारा दिया गया, जिसके बलबूते प्लासी के मैदान में खड़ा था। बलबूते जैसे वर्ड मत यूज किया करिए, जिसके सहारे या जिसके के नेतृत्व में, ये वर्ड यूज किया। बलबूते एक तरीके की क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गई, तो ये क्षेत्रीय शब्दों का आप उपयोग ना करिए। नवाब प्लासी के मैदान में खड़ा था। इसका नुकसान सिराजुद्दौला को अपनी मृत्यु के रूप में हुआ। हालांकि मीर मदान व मोहनलाल जैसे राजभक्त नवाब के साथ सैन्य शक्ति के रूप में खड़े थे, लेकिन सेना नायक ही विश्वासघात कर रहा था तो उनकी राजभक्ति भी काम नहीं आई। यदि मीर जाफ़र व मानिकचंद जैसे व्यापारियों ने विश्वासघाती की अपेक्षा राजभक्ति की होती तो संभवतः परिणाम कुछ और होता। निष्कर्षतः नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अफगानों के युद्ध के बारे में सटीक अनुमान लगा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अफगानों के युद्ध के बारे में सटीक अनुमान लगा लिया होता और मराठों को किसी प्रकार संतुष्ट कर यह एक संघ बना लिया होता तो संभवतः एक प्लासी एक किस्सा बनकर रह जाता और कंपनी को भारत विजय की चाबी मिलना तो दूर की बात, अपना व्यापार समेटकर वापस जाना पड़ जाता। ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा निष्कर्ष लिखा है, लेकिन इस निष्कर्ष की शब्दावलियों को थोड़ा आप और उचित लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नवाब बंगाल के नवाब। देखो, बार बार यहाँ पे आप नाम ना लिखा करो, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। आपने अगर 50 जगह सिराजुद्दौला नाम लिख दिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप पक्का बंगाल के हो। क्लियर? तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। नवाब एक बार लिख दिया, एक बार आपने सिराजुद्दौला बता दिया, फिर आपको बार बार नवाब सिराजुद्दौला नहीं बताना है। और ना ही बार बार आपको मीर जाफ़र को बताना है। एक बार मीर जाफ़र बता दो, फिर सेनापति का उपयोग करो कि उसके मुख्य सेनापति के द्वारा जो विश्वासघात किया गया, इतना वो समझ जाएंगे। तो निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हो कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नवाब का अफगानों के प्रति उतना सटीक अनुमान न हो पाना, साथ ही मराठों के साथ किसी भी प्रकार का संयुक्त मोर्चा न बना पाना और अपने सेनापति के अंदर सैन्य भक्ति को न प्रमोट कर पाना एक तरीके से उसकी कूटनीतिक या उसकी राजनीतिक मर्मज्ञता को अप्रासंगिक बना देता है। अतः अगर ये सब संभव हो जाते तो प्लासी एक छोटा सा युद्ध न रहकर, एक किस्सा न रहकर, एक कहानी बनता, जिसकी पटकथा स्वयं बंगाल का नवाब लिख रहा होता और जिसका क्लाइमैक्स कंपनी के अंत के साथ होता। ऐसे आप इसमें बता सकते हो। मतलब अगर शब्दों को आपको पिरोना ही है तो कुछ ऐसे शब्दों को आप पिरोने का प्रयत्न करें। दूसरी बात,
आपने वही गलती इसमें भी की है कि जो आपसे अभी पूछा है उसने कि प्लासी की लड़ाई एक बड़ा युद्ध नहीं एक बड़ा विश्वासघात था, तो पहले आप इन्हीं वर्डों को एक्सप्लेन कर दो। अब कि एक बड़ा युद्ध क्यों नहीं और एक बड़ा विश्वासघात क्यों नहीं। अब इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो आप यहाँ पे प्लासी को बेस बस बनाइए। कैसे कि 23 जून 1757। अब जैसे यहाँ पे है 23 जून, अगर आपको नहीं याद आ रहा, क्योंकि ऐसी डेटें देखो एग्ज़ाम में नहीं याद आती कि 23 जून था कि 27 जून था कि 25 जून था, तो आप कोशिश ये किया करो कि 1757 के प्लासी के मैदान में कंपनी व नवाब के मध्य हुई युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं था, जिसके पीछे अब आपने बता दिया बड़ा युद्ध क्यों नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ घंटों की बात थी। क्लियर? बड़ा विश्वासघात क्यों था? क्योंकि इसमें सेनापति, साथ ही उसके अधिकारी, इसके अलावा उसके कई अपने उसे धोखा दे रहे थे। क्लियर? अब आपने जब ये बता दिया 3 से 4 लाइन में, तो ये लाइन एक्सप्लेन हो गई। क्लियर? अब आप इसका विश्लेषण करो, और तब जब आप विश्लेषण करोगे तब आप क्या करोगे कि आप इसमें तब इन सारे पॉइंट्स को आप डालिए। क्लियर? ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे, अब आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे वही तो पॉइंट डाले हैं विश्लेषण के इस प्रश्न को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि आपने लिखा है इस युद्ध में क्लाइव ने षड्यंत्रों के माध्यम से नवाब के सेनापति। क्लियर? बड़ा विश्वासघात था, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपको शब्दों को थोड़ा और सहेजना है। क्लियर? कैसे सहेजना है? आप इस पैरा को ऐसे लिख सकते हो कि 1757 की प्लासी के युद्ध वास्तव में एक युद्ध ना होकर एक छोटा सा झड़प थी, जिसमें नवाब की कई गुना बड़ी सेना और क्लाइव की कम से कम सेना ने नवाब को पराजित कर दिया, जिसकी पराजय का सबसे प्रमुख कारण था उसके सेनापति, उसके अधिकारियों और उसके अपनों के द्वारा षड्यंत्र, कंपनी के षड्यंत्र में शामिल होकर उसे पराजित करना। इतना आपने यहाँ पे बता दिया। क्लियर? अब जब आप बताते हो यहाँ पे कि पराजित कर दिया, तो आप ब्रैकेट में तब 50,000 की सेना डाल सकते हो कि अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि उस समय आपको ये भी डिजिट नहीं याद आएंगे कि नवाब की 50,000 ही थी कि 50,001 थी कि 50,002 थी। क्लियर? आप ऐसे बता सकते हो, और फिर आप इसको एक्सप्लेन करो, और जब आप एक्सप्लेन करो तो आप क्या करो कि इन सबको क्रम में रखो। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया कि शब्द आपके पास नहीं थे, तो आपने ये बातें रिपीट कर दी। युद्ध एक बड़ा युद्ध ना होकर कुछ घंटों का षड्यंत्र था। फिर आपने लिख दिया इसलिए युद्ध बड़ा ना होकर बड़ा विश्वासघात था। तो षड्यंत्र और विश्वासघात में क्या अंतर है आप बताइए? दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची ही हैं। तो ऐसे वर्डों से एक बार बचा करिए कि इसलिए, और फिर वहीं पे आप स्पष्ट मत करो, इनको सबको निष्कर्ष में ले जाओ, इन लाइनों को, इसलिए वगैरह को। समझ गए? बाकी आपने ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं, इनको बस थोड़ा सा और अच्छे से पिरोइए और थोड़ा राइटिंग को दूर दूर कीजिए। मतलब आपका शब्द जैसे जैसे आप प्रश्न लिखते हो वैसा ही आप उत्तर लिखा करिए। जैसे आपने देखो प्रश्न दूर दूर लिखा है, 3 3 6 7 8 9, हालांकि इसमें भी आपने काफ़ी ज़्यादा वर्ड लिखे हैं। एक लाइन में आपका 7 से 8 वर्ड ही आना चाहिए, और 7 से 8 वर्ड हो और साथ ही ऊपर नीचे स्पेस भी हो दोनों के बाद, तो आपका यही लेख और अच्छा लगेगा। ऐसे सब इसमें मिक्स हो जाता है। देखो राइटिंग खराब हो और राइटिंग पठनी हो चल जाएगा, लेकिन अगर राइटिंग को एक साथ गपचप करके लिख दोगे तो फिर वो अपठनीय हो जाएगी खराब होने के बावजूद भी। क्लियर? तो इसलिए थोड़ा दूर दूर लिखा करो, कम से कम इतना, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। क्लियर? ताकि स्पेस बना रहे। उम्मीद है आपको अपना ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको किन पॉइंट्स को कैसे अरेंज करके कैसे लिखना है। साथ ही अपनी भूमिका को आपको कैसे बनाना है, अर्थात प्रश्न को कैसे एक्सप्लेन करना है। निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।